नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। किसी मशहूर आदमी ने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो आज उसी पैसे को हम थोड़ा टेक्निकल भाषा में समझेंगे। हम समझेंगे कि पैसा क्यों चाहिए, कि जरूरत क्यों पड़ी, वो क्यों बना, वो क्या क्या कर सकता है। फिएट मनी और लीगल टेंडर के बीच में अंतर समझेंगे, जो कि बहुत कंफ्यूजन है। उसके ऊपर एक यूपीएससी का क्वेश्चन भी देखेंगे। पैसे का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे मेटल करेंसीज आई, कैसे आपका पेपर करेंसी आई, उन सबको भी समझेंगे। इंडियन मनी के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो कि कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाई नीडेड, पहला सवाल है कि पैसे की जरूरत क्यों पड़ी। पैसे की जरूरत पड़ी इसलिए क्योंकि हमें ट्रेड करना था। ट्रेड का मतलब सिंपल मतलब होता है कि एक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, कुछ भी खरीदने बेचने के लिए ट्रेड करना पड़ेगा, इसलिए हमें पैसे की जरूरत पड़ी। उससे पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपने अपने खेतों में आलू उगाए और आपके पड़ोसी ने गेहूं उगाए, तो हम बार्टर कर सकते हैं अगर दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है तो ये जो सिस्टम था बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी थे, उसको समझेंगे और उसी से पता चलेगा कि पैसे की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सिंपल वे ऑफ ट्रेड है। डिसएडवांटेजेस क्या थे? डिसएडवांटेजेस में मेजर डिसएडवांटेज था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास आलू है आपके और आपके पड़ोसी के पास गेहूं है। तो अगर आलू वाले को गेहूं चाहिए और गेहूं वाले को आलू चाहिए, तब तो ये सिस्टम ठीक है, चलेगा। लेकिन मान लीजिए ऐसी चीज़ है कि आपके पास आलू है और आपको चाहिए टमाटर, आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए, तब क्या करें? और आपके आसपास किसी ने टमाटर नहीं उगाया, तो ये सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा चीज़ों, लोगों को ढूंढना पड़ेगा किसने टमाटर उगाया और क्या उनको आलू भी चाहिए। इसी को कहा गया है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि दोनों लोगों को एक दूसरे के सामान की जरूरत हो, तभी आपका ये सिस्टम इफेक्टिव है। इसके बाद सर्च एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत हाई है। जैसे कि मैंने समझाया कि अगर आसपास कोई टमाटर उगाने वाला नहीं है तो उससे उसको ढूंढना पड़ेगा, उसकी वजह से आपको सर्च करने में जो खर्च होगा वो भी बहुत हाई है। स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज, अब फॉर एग्जांपल हम आलू की बात कर रहे हैं तो आलू समय के साथ खराब हो जाता है, तो ये भी एक समस्या थी। स्टोरेज करना इस आलू को, क्योंकि खराब जल्दी होता है और इसी की वजह से लॉस बहुत होता था। और तीसरा जो सबसे लास्ट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि डजेंट एनकरेज स्पेशलाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो क्या होता था कि सब लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो लोग खुद ही उगा लें। मान लीजिए ये आपका खेत है और इसी में लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उगा लें, कि उनको परेशान ना होना पड़े डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की वजह से, कि दूसरे के पास डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो इससे होता क्या था कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी और कोई भी स्पेशलाइज नहीं करता था। कि अगर मान लीजिए एक आदमी है जो कि सिर्फ आलू उगा रहा है, तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा कि आलू में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हर चीज़ को समझने लग जाएगा, तो उसका प्रोडक्शन हाई होगा एज कम्पेयर टू एक आदमी जो सब कुछ एक साथ उगाने की कोशिश कर रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि आप अगर एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट यूपीएससी के पढ़ने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लें, पॉलिटी भी पढ़ लें, हिस्ट्री पढ़ लें, ज्योग्राफी पढ़ लें, तो आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी एज कम्पेयर टू अगर आप एक या मैक्सिमम दो सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करें। तो बेस्ट तो एक है, लेकिन उसके अलावा भी अगर बोर होने हो जाते हैं आप तो दो सब्जेक्ट से ज़्यादा मत पढ़िए। तो ये चीज़ की प्रॉब्लम होती है, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर को एनकरेज नहीं करता है। तो इसी वजह से पैसा आया। पैसा का ओरिजिन समझिए कि हम क्यों चाहिए था, ट्रेड करने के लिए चाहिए था। और बार्टर सिस्टम के जो डिसएडवांटेजेस थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, उसकी वजह से ही हमें पैसे को लाना पड़ा। अब पैसे के क्या फंक्शंस है? पैसे के फंक्शंस है, पहला प्राइमरी फंक्शन, ये क्या करता है? मेजर ऑफ वैल्यू, चीज़ों को मेजर करता है। अब आपका मान लीजिए आपने लेबर किया, कहीं पे जाके एक दिन काम किया, तो उसका आपको जो वेज मिलेगी, मान लीजिए 500 रुपये आपके यहाँ दिहाड़ी चल रही है, तो आपको जो वेज मिलेगी वो आपका लेबर को मेजर करने के काम आ रहा है। आपने कोई कंपनी खोल ली, तो उस कंपनी को की परफॉर्मेंस कैसी है वो आपको प्रॉफिट या लॉस से पता चलेगा। तो पैसे मेजर करने के काम आते हैं, जो इसका एक प्राइमरी प्राइमरी फंक्शन है। इसके अलावा मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि आपने मान लीजिए आम उगाए और आम बेच दिए और आपको पैसे मिल गए, और आपने उस पैसे की मदद से गेहूं खरीद लिया, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है। तो इससे प्रोसेस इजी हो गया। जरूरी नहीं है कि आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो प्रॉब्लम थी एक तरह से इसने सॉल्व कर दी। तो ये था इसका प्राइमरी फंक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लेकिन कुछ सेकेंडरी और कंटीजेंट फंक्शंस भी आ गए, वो भी देख लेते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या था? ये स्टोर कर सकता है क्या? वैल्यू को। उसको समझते हैं। एग्जाम्पल, आपने लेबर किया, आपने एक रोज सैलरी वेजेस लेने की जगह आपने कहा मुझे एक सैलरी दे देना 30 डेज में, तो आपका जो भी लेबर है उसकी जो वैल्यू है वो सैलरी के रूप में स्टोर करने के काम आता है। जरूरी नहीं कि आपको रोज रोज चाहिए पैसे, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अगर आप हमारे इंडिया में आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग दुबई, यूएई ऐसी जगहों पे काम करते हैं और उनका परिवार जो है वो इंडिया में रहता है, तो वो चाहे तो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसीलिए उनका जो लेबर था उससे जो वैल्यू क्रिएट हुई उसको भी ट्रांसफर करने का ये फंक्शन देता है पैसा। इसका है सेकेंड या फिर कहिए डेरिवेटिव फंक्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा।
इसके अलावा डिफर्ड पेमेंट्स क्या होती है ये समझते हैं। आजकल आईफोन 15 आ रखा है, आप गए आईफोन 15 का, मान लीजिए आपने किसी ने बताया आईफोन 15 1 लाख का है जो इसका बेसिक मॉडल है, आपने ईएमआई पे खरीदा और 10,000 की ईएमआई बनवा दी आपने 12 महीने की, तो आपने 1,20,000 पेमेंट की, तो 20,000 के लिए आपने उसको इंटरेस्ट पे किया। ये कॉन्सेप्ट है डिफर्ड पेमेंट का। आपके पास उस समय पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको डिफर कर सकते हैं, मतलब टाल सकते हैं कुछ समय के लिए या छोटे छोटे पार्ट्स में दे सकते हैं। तो ये था सेकेंडरी या डेरिवेटिव फंक्शन, ये इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, डेरिवेटिव फंक्शन है। अब जो लास्ट फंक्शन है वो कंटीजेंट फंक्शन है। देखा जाए तो इस चीज़ के लिए पैसा बना नहीं है, लेकिन आज इसी वजह से पैसे की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो कंटीजेंट का सिंपल मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन कंडीशन बाय समथिंग एल्स, मतलब कि पैसा किसी और चीज़ के लिए बना था और ये जो फंक्शन है डिपेंड करते हैं कि आपका पैसा पैसे के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे समझ लीजिए। बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम, जैसे कि आज आप देखते हैं जो लोन्स लेते हैं, शेयर मार्केट, हर चीज़ जो क्रेडिट सिस्टम में आता है, उसको फाइनेंशियल मार्केट भी कैसे समझ सकते हैं, वो किस पे बेस्ड है, वो पैसे पे बेस्ड है। इसके अलावा मोबिलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि आप जानते हैं लैंड लेबर और आपका कैपिटल जो होता है सब आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो वो भी एक तरह के पैसे का ही कंटीजेंट फंक्शन होता है। और क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम वाया टैक्सेशन, अब गवर्नमेंट देखती है जिसके पास ज़्यादा पैसा हो रहा है उससे टैक्स मांगना शुरू कर देती है, इनकम टैक्स जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं, सिंपल इनकम टैक्स मांगना शुरू कर देती है और उस इनकम टैक्स के थ्रू रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बनवाती है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो ये इसका कंटीजेंट फंक्शन हुआ। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि क्रेडिट सिस्टम का आपका बेसिस है ये फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें लोन, शेयर, बॉन्ड्स ये सब आ जाते हैं, वो किसके बेसिस पे काम करता है, वो है पैसा, मनी के बेसिस पे काम करता है। सेकंड जो है मोबिलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एग्जांपल आप अगर घर बनवाना चाहते हैं तो लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब जैसे कि आपको घर बनाने का लोन लेना पड़ता है, तो सब कुछ पैसे पे डिपेंडेंट है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका फिएट मनी और लीगल टेंडर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है लोगों को, पहले हम समझेंगे फिएट मनी क्या होता है। फिएट मनी, कोई भी पैसा फिएट मनी जब कहलाता है जो दो कंडीशन फुलफिल करे, पहला और साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बिना नहीं कहलाएगा। इट मस्ट बी अ फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी, कॉइन, नोट्स और वर्चुअल कॉइन और डिजिटल कॉइन, एक फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, इशूड ऑन द बाय द ऑर्डर ऑफ किंग, क्वीन, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। अब फिएट मनी जरूर के पीछे कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, जैसे कि किंग हो, क्वीन हो या कोई सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में आरबीआई है, कोई अथॉरिटी ही इशू कर सकती है उसको। एग्जाम्पल के तौर में फिएट मनी को समझिए, जैसे इंडियन रुपी है, इंडियन कॉइन्स हैं, डॉलर्स है, ये एग्जाम्पल हो गया आपके फिएट मनी के। अब जो आपने 2016 के आसपास हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डीमोनेटाइजेशन में क्या किया गया था कि 500 और 1000 के सारे नोट्स को आपको लीगल टेंडर से हटा दिया गया था। लेकिन बेशक वो लीगल टेंडर ना हो, लेकिन फिएट मनी है। क्यों? क्योंकि वो एक फिजिकल करेंसी के फॉर्म में है, दूसरा उसको आरबीआई ने इशू किया था, इस वजह से आज भी वो फिएट मनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा हमने लीगल टेंडर को हमें समझना है, हमने फिएट मनी समझ लिया है। तो पहला कंडीशन, कोई भी किसी भी मनी को हम लीगल टेंडर जब ही कह सकते हैं जब वो फिएट मनी हो। तो जो फिएट मनी के दोनों कंडीशन थे वो तो फुलफिल करना ही है। इसके अलावा आपको जो करना है, लीगली वैलिड फॉर ऑल लेट्स एंड ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द कंट्री, अदर पार्टी कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। मतलब लीगल टेंडर उसी को कहेंगे कि कोई भी जो दूसरी पार्टी है, जो ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, वो रिफ्यूज नहीं कर सकती। आप कहीं भी जाइए और पैसे ₹100 लेके जाइए इंडिया में और कोई रिफ्यूज कर दे तो वो लीगली गलत है। वैसे कुछ लोग आजकल कर देते हैं, जैसे ₹10 का सिक्के का बड़ा इशू चलता है। सब्जी जिनसे हम खरीदते हैं जनरली आसपास हमारे, वो ₹10 के सिक्के कुछ को नकली कुछ को असली कहते हैं, तो करते वो इलीगल काम है, लेकिन जनरली कोई बहस नहीं करता और जनरली हम दूसरे कॉइन्स दे देते हैं। तो ये है आपका लीगल टेंडर। अब एग्जांपल आप बहुत इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए, डॉलर्स आर फिएट मनी। डॉलर्स जो है यूएस डॉलर मान लीजिए, वो इंडिया में फिएट मनी तो है, लेकिन नॉट लीगल टेंडर इंडिया, लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। अगर आप किसी को फोर्स करें कि नहीं आपको डॉलर ही लेना पड़ेगा, तो वो आपको रिफ्यूज कर सकता है, इसलिए वो लीगल टेंडर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, वो भी हम देखेंगे अभी। बिटकॉइन इज नॉट अ फिएट मनी। अब बिटकॉइन जो है फिएट मनी नहीं है। अब क्यों नहीं है फिएट मनी? क्योंकि इसको किसी भी अथॉरिटी ने इशू नहीं किया, एक प्रोग्राम के थ्रू जनरेट होता है, इसी वजह से फिएट मनी नहीं है। येट इट इज अ लीगल टेंडर इन एल साल्वाडोर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फिएट मनी ही लीगल टेंडर बन सकता है। बिटकॉइन के केस में एक्सेप्शन है, जबकि हमने जब पढ़ रहे थे लीगल टेंडर को, तो वहां पे हमने फिएट मनी कहा था कि इट मस्ट बी अ फिएट मनी, लेकिन बिटकॉइन एक्सेप्शन के तौर पे है। ये पॉइंट याद रखिएगा, यूपीएससी एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछती है। बिटकॉइन फिएट मनी तो नहीं है, लेकिन लीगल टेंडर है एल साल्वाडोर में, इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लीगल टेंडर के कुछ टाइप्स होते हैं, उसको समझ लेते हैं। लीगल टेंडर का पहला टाइप है लिमिटेड लीगल टेंडर। सो इसका सिंपल मतलब है कि आप एक लिमिट तक ही इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, जो कि किसी भी सामने वाले को एक्सेप्ट करनी होगी। जैसे आप मार्केट में गए और आपने 10,000 रुपये की 10,000 रुपये इकट्ठा किए ₹1 के सिक्के से, और कहीं नहीं लीजिए आप और मेरे सारे पैसे एक्सेप्ट करिए, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि एक लिमिट बनाई गई है। ₹1,000 तक के सिक्के ही आप किसी को फोर्स कर सकते हैं कि आपको लेना है।
ये कहाँ से लिमिट तय होती है? कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011 में लिखा हुआ है, कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011, दिमाग में डालिए, कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011। सो 50 पैसा के भी इस समय जो 50 पैसा है वो लीगल टेंडर है इंडिया में, जबकि देखने में बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको, कि मैक्सिमम 20 कॉइन्स ही किसी को आप दे सकते हैं। ये सारी लिमिट है, आप याद रखना चाहें तो याद रखें, वैसे कोई खास नहीं है। 50 पैसे से कम की जो वैल्यूज थी सारी कुछ हटा दी गई हैं, जैसे 25 पैसा 10 पैसा पहले भी हुआ करता था, अब नहीं है। तो आप लीगल टेंडर का, लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब समझ गए होंगे। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का क्या है कि नो रिस्ट्रिक्शन, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कितना भी आप पैसे दे सकते हैं किसी को और उसको एक्सेप्ट ही करना होगा। जैसे आप हज़ारों के 500 रुपीज़ के नोट कितने भी दे सकते हैं, 10 लाख 5 लाख, तो आपके सामने वाले को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन 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 फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 ये एक्सेप्शन है, इसको दिमाग में रखिए। ये एक्सेप्शंस जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आज भी कुछ बुक्स में आपको अपडेटेड नहीं मिलेगा, क्योंकि बुक्स जनरली अपडेट होती नहीं है इतना। तो उसमें आपको मिलेगा कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर करेंसी, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि कैश ट्रांजेक्शन फॉर लेस देन 2 लाख ओनली। अब जो भी आपको इंडिया में कैश ट्रांजेक्शन करनी है तो 2 लाख से नीचे की करनी होती है, फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 में लिखा है। इसके बाद अगर आपको किसी को 2 लाख से ऊपर पैसे देने तो आपको चेक, डीडी, एनईएफटी, ऑनलाइन कैसे भी आप करिए, लेकिन आप कैश नहीं दे सकते। सो टेक्निकली अगर हम इस वर्ड को, फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 को समझें, तो ये कहने की कोशिश है कि जो करेंसी नोट्स हैं वो भी अब लिमिटेड लीगल टेंडर है, अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन ये कॉन्ट्रोवर्शियल मैंने पहले ही कहा, बेस्ड ऑन क्वेश्चन और एग्जामिनर का मूड ये आंसर तय होगा। तो जनरली बुक्स को अगर फॉलो करें तो बुक्स में तो ज़्यादातर में अभी भी यही लिखा हुआ है कि इट्स अनलिमिटेड लीगल टेंडर। 2018 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। वीडियो को पॉज करिए, सारे ऑप्शन पढ़िए और आंसर जरूर लिखिए। इस पूरे प्रोसेस को अगर आपको सीखना है तो आंसर जरूर लिखना है, मोस्ट प्रोबेबली आपने किया होगा। सो इसका आंसर है द मनी विच इज क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ इस क्लेम। आंसर है बी। सो होपफुली आपने किया होगा, अगर वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो आपने आंसर जरूर करेक्ट मार्क किया होगा या करेक्ट सोचा होगा। एटलीस्ट सोचना भी जरूरी है, अगर आप कमेंट में नहीं भी लिखना चाहें सोचिए जरूर, क्योंकि सोचना का प्रोसेस में छोड़ दीजिए आप वीडियो देख रहे हैं तो। इसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे जो पैसा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आया। तो पैसा स्टार्टिंग में कमोडिटी मनी के थ्रू था, उसके बाद मेटालिक मनी में कन्वर्ट हुआ, फिर पेपर मनी में हुआ, फिर क्रिप्टो करेंसी, फिर चेक, क्रेडिट कार्ड, इन सब के बारे में हम देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। तो पहला कमोडिटी मनी था। पहले क्या होता था कि पैसा जो होता था आयरन नेल्स, आपका वेल टीथ, गोल्ड नगेट्स, इसके फॉर्म में होता था, इसको हम कमोडिटी मनी करते हैं। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम थी, ये पेरिशेबल होते थे, ये खराब हो जाते थे। जैसे आयरन में जंग लग जाती थी, कोरोजन की वजह से वो खराब होने लग जाते थे, और कुछ फॉरेनर्स हो सकता है उसे एक्सेप्ट ना करें क्योंकि वहाँ पे उनके कंट्री में उस चीज़ की वैसे डिमांड हो ना, तो ये प्रॉब्लम थी। इस चीज़ का इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी, मतलब कि पैसा तो है ये, और इसके साथ साथ अगर आप एज ए पैसा नहीं एज ए सामान भी इसको बेचना चाहें तो इसकी कुछ वैल्यू है। हम आगे देखेंगे कि कुछ पैसों की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, जैसे पेपर मनी हो गया, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, वह कागज़ का टुकड़ा ही है। लेकिन यहाँ पे आप सही में कोई चीज़ दे रहे हैं जिससे आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेटालिक मनी के बारे में समझ लेते हैं। जो सेकंड चीज़ आई थी वो तो जैसे फॉर एग्जांपल शेरशाह सूरी, जो फेमस है हिस्ट्री में, जो आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। शेरशाह सूरी ने सिल्वर रुपया स्टार्ट किया था, जो कि एक सिल्वर कॉइन था। अगेन ये एग्जांपल है, एग्जांपल बहुत सारे हैं, ये गुप्ता ने भी किया था, उससे पहले भी हुआ था, लेकिन ये फेमस एग्जांपल है तो आप याद कर लीजिए। इसके अलावा फुल बॉडीड कॉइन के बारे में समझते हैं। अगला टॉपिक, हमने कमोडिटी मनी देख ली, मेटालिक मनी देख ली, अब मेटालिक मनी का एक सब टाइप है फुल बॉडीड कॉइन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है इक्वल या मोर देन फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपने एक सिक्का बनाया गोल्ड का और उस पर लिख दिया 10 रुपये। सो अगर उस सिक्के की मार्केट में वैल्यू है 10 रुपये, जब गोल्ड जो उसमें यूज़ हुआ उसकी 10 रुपये है, तो उसका मतलब है वो फुल बॉडीड कॉइन है, या तो 10 रुपये होगी या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका एग्जांपल हमें मिलता है गुप्ता कॉइन में। गुप्ता कॉइन्स जो होते थे वो जनरली 8 ग्राम गोल्ड उसमें पाया जाता था, तो उसकी वजह से उनको फुल बॉडीड कॉइन भी कहा जाता है। बेसिक है, आपको समझ आया तो सही, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। डिबेसमेंट क्या होता है? डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मेटल इन कॉइन। अब क्या होता था कि जब भी कोई किंग वीक होता था, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे औरंगजेब, तो वो अपने कॉइन्स में से मेटल के अमाउंट कम कर देता था जिससे कुछ सस्ते में वो कॉइन बना सके, तो इसको डिबेसमेंट कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, फुल बॉडीड कॉइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। आपका फिर आता है टोकन मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू लेस देन इट्स फेस वैल्यू। अब जो आज आप कॉइन यूज़ करते हैं उसको टोकन कॉइन्स कह सकते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए 1 रुपये का कॉइन है, तो उसका मार्केट में आप बेचने जाएंगे तो कभी उसके 1 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर 1 रुपये का मेटल लगा नहीं है। तो इसको कहेंगे हम टोकन कॉइन, मतलब इसकी वैल्यू 1 रुपये नहीं है, लेकिन इस पर 1 रुपये लिखा है, इसलिए मार्केट में एक्सेप्ट किया जा रहा है कि 1 रुपये है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, वीडियो देखिए दोबारा से। इंट्रिंसिक वैल्यू लेस देन इट्स फेस वैल्यू। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड आई विल पर्सनली मेक श्योर दैट आपके हर एक कमेंट जो है सॉल्व हो। अगर आप इतनी देर तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके कोई भी डाउट नहीं रहनी चाहिए इस वीडियो से। सो आगे चलते हैं कि जो मॉडर्न कॉइन्स है, जो भी आपके पास इसमें सिक्के होंगे आपके पास, वो सारे टोकन कॉइन्स है, फुल बॉडीड कॉइन्स नहीं मिलते अब। और
एक रैंडम फैक्ट याद रख लीजिए, वैसे तो कोई काम का ज़्यादा नहीं है, कि कॉपर निकल मेटल यूज़ किया जाता है। क्योंकि पहले क्या हो गया था, बीच में एक इशू आने लग गया था कि इंडिया में जो कॉइन्स बन रहे थे उनमें इतना ज़्यादा मेटल यूज़ होता था कि उनको अगर मेल्ट करके हम रीयूज उससे ब्लेड बनाए या कुछ और बनाए तो उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती थी। तो ये एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई और पहले तो मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स को प्रोहिबिट किया गया कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011 में। इससे पहले भी कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011 आया है, एक बार दिमाग में जोर डालिए क्यों आया था, नहीं तो वीडियो दोबारा से देखिए। और कॉइन मेल्ट नहीं कर सकते, आप दिमाग में इतना बात रखिए। अब पेपर मनी आता है, पहले हमने देखा कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, अब आया है लास्ट जो लेटेस्ट जो अभी भी हम यूज़ करते हैं पेपर मनी। इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। और इसके बाद जो आता है वो है क्रिप्टो करेंसी, जो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी है। इसको डिजिटल या वर्चुअल करेंसी कहा जाता है और इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टोर किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग से सेपरेट टॉपिक है, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो चेक एंड क्रेडिट कार्ड आए। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या चेक और क्रेडिट कार्ड को भी हम मनी कंसीडर कर सकते हैं। उनको मनी कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर इंस्ट्रूमेंट टू यूज मनी, दे आर नॉट मनी। मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू मेजर वैल्यू। जैसे कि एक पेन आया 10 रुपये का, तो उसने एक चीज प्रोडक्ट की वैल्यू मेजर की। लेकिन आप अगर देखें एक पेन तो वैल्यू नहीं है एक क्रेडिट कार्ड। एक क्रेडिट कार्ड देंगे जरूरी नहीं आपको एक पेन मिले। सो आप समझिए मेजर करना वैल्यू बहुत जरूरी है जब भी उसको मनी कहा जाएगा किसी चीज़ को। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है इंडियन मनी। इंडियन मनी के बारे में हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट है वही समझेंगे सिर्फ। सो गवर्नमेंट इशूज इंडियन मनी में पहला चीज़ क्या है? कॉइन, फिर है करेंसी, फिर डीमोनेटाइजेशन का बेसिक डेफिनेशन समझेंगे। सो कॉइन्स के बारे में, गवर्नमेंट कैन इशू ऑल कॉइन्स अप टू 1000। 1000 से ऊपर का कॉइन्स नहीं बना सकती गवर्नमेंट अभी तक, जो नियम है। कहाँ से मिला है? कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011 से ये पावर मिली है गवर्नमेंट को। कॉमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं, किसी की यादगार में बनाया जाता है। जैसे 75 ईयर्स के हुआ था तो 75 रुपीज़ का कॉइन बनाया गया था। तो ये भी होता है। ये फिएट मनी तो होते हैं क्योंकि एक गवर्नमेंट जो है एक अथॉरिटी है वो इशू कर रही है, तो फिएट मनी हो गया और फिजिकल फॉर्म में भी है। लेकिन लीगल टेंडर नहीं होते। अगर गवर्नमेंट जब तक नोटिफाई नहीं कर दी कि लीगल टेंडर है, जब तक इनको लीगल टेंडर्स नहीं कहा जाता है। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जरूरी होता है। इसके बाद कॉइन्स में एक अपडेट था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो आजकल नए टाइप के कॉइन्स आ रहे हैं, तो विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए इनको विजुअली हैंडीकैप्ड फ्रेंडली कॉइन्स बनाने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। इसमें 1, 2, 5, 10, 20 इन सब का जो वेट और साइज़ है वो असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 1 रुपये का वेट कम होगा एज कम्पेयर टू 2 रुपीज़। सो असेंडिंग ऑर्डर में, जिससे थोड़ा एहसास हो सके। और 20 रुपये कॉइन के लिए चीज़ क्या है, 12 साइडेड पॉलीगॉन बनाया गया जिसको डॉजकॉन कहा जाता है। वो आप नेट पे चेक कर सकते हैं। डॉजकॉन अगर आपने 20 रुपये कॉइन देखा होगा तो 12 साइड्स होती हैं इसमें, और बाकी जो सारे कॉइन्स हैं वो राउंड शेप के होते हैं। करेंसी की बात करते हैं। करेंसी जो होती है कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। इसमें एक एक्सेप्शन है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है कि 1 रुपये का जो नोट होता है वो गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन उसके ऊपर जो भी नोट होगा वो आरबीआई इशू करेगा और उस पर लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे बियरर। इसके बारे में समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। सो पहली बात हम समझते हैं करेंसी नोट होता है क्या है। करेंसी नोट इज अ जीरो इंटरेस्ट एनोनिमस बियरर बॉन्ड और प्रोमिसरी नोट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर कोई नोट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई आपको कोई इंटरेस्ट देगी उस पर। तो इट्स अ जीरो इंटरेस्ट। सेकंड चीज, अनोनिमस बियरर बॉन्ड। कोई भी इंसान बिना कोई आइडेंटिटी प्रूफ के भी करेंसी रख सकता है। तो और आरबीआई के पास जाता है तो आरबीआई उसको चेंज करके देगी पैसा, और वो पैसा यूज़ कर सकता है। तो एनोनिमस, आपको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से करप्शन में कैश करेंसी का बहुत यूज़ होता है, करेंसी नोट्स का। आई प्रॉमिस टू पे बियरर, अगर आपके पास सिस्टम में नोट है तो जरूर देखिए, वहाँ पे लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे बियरर, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो उसमें इसका मतलब क्या होता है? इसके दो मतलब है। पहले जब कॉलोनियल एरा चला था, जब अंग्रेजों का समय था, इसका मतलब होता था प्रॉमिस टू कन्वर्ट इनटू फुल बॉडीड गोल्ड और सिल्वर बार्स कॉइन्स वर्थ द इक्वल वैल्यू इन वेट। एग्जाम्पल यूएस डॉलर जो था लगभग 14 ग्राम उसका उसमें गोल्ड मिलता था। तो उस समय जो अगर आप वहाँ उस समय सेंट्रल बैंक के पास जाए और उनको कॉइन दे, तो उसी कॉइन के हिसाब से वो आपको गोल्ड देते थे। एग्जाम्पल के तौर पे यूएस में $1 का मतलब होता था 14 ग्राम गोल्ड देना। तो अब ये ऐसा सिस्टम नहीं है। मॉडर्न एरा में क्या होता है कि कन्वर्जन इनटू बैंक नोट्स एंड टोकन कॉइन्स ऑफ इक्वल फेस वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 500 रुपीज़ का नोट है जो कि किसी वजह से आपको नहीं चाहिए, फट गया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, तो आप आरबीआई जाएंगे और आरबीआई से आपको 100 रुपीज़ के या नोट्स मिल जाएंगे, या आपको दूसरा 500 रुपीज़ का नोट मिल जाएगा। बस इसका मतलब आई प्रॉमिस टू पे बियर का मतलब आज ये होता है। आरबीआई ने एक ऐप निकाला है। वो ब्लाइंड्स के लिए है, जिसको कहते हैं मनी ऐप, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो इसका काम क्या है? ये बेसिकली बताता है कि आप कोई भी जो जिसको देखने में प्रॉब्लम है वो उस नोट को स्कैन करेगा तो बता देगा कितने रुपए का नोट है। ये एक डैफोडिल सॉफ्टवेयर कंपनी ने डेवलप किया था और आरबीआई ने इसे डेवलप करवाया था। ये फेक करेंसी को नहीं बता सकता कि फेक है कि जेन्युइन करेंसी है, तो ये दिमाग में रखिएगा। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना है। इस समय आप वीडियो को पॉज करिए और फैक्ट्स को याद कर लीजिए। यूपीएससी के लिए ज़्यादा काम के नहीं है, लेकिन आपके जो स्टेट पीसीएस या फिर आपका जो एसएससी के एग्जाम होता है, अगर आप उसे भी टारगेट कर रहे हैं तो उसमें काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल जो सन टेम्पल है
वो कोणार्क में है। 10 रुपये का नोट आप अगर आपके पास हो तो निकालिए। जो लेटेस्ट 10 रुपये का नोट है उसमें सन टेम्पल दिया हुआ है जो कि कोणार्क उड़ीसा में है, और 13वीं सेंचुरी के नरसिम्हदेव वन जो किंग हुआ थे उन्होंने बनवाया था। इसी की तरह से जो 20 रुपये का है वो ग्रीनिश येलो कलर में है, एलोरा केव्स उस पर बने हुए हैं। और जो 50 रुपये का नोट है उसमें हम्पी चैरियट बना हुआ है, विट्ठला टेम्पल जो कर्नाटका में है वहाँ पे ये हम्पी चैरियट है। 100 रुपीज़ के नोट पे रानी की वाव है जो कि सरस्वती रिवर के पास है पाटन में, जो कि राजस्थान में है। वो रानी उद्यमती ने अपने किंग भीम वन के लिए बनवाया था, जो कि चालुक्य या सोलंकी डायनेस्टी से आते थे। 11वीं सेंचुरी में ये बनवाया गया था रानी की वाव। ये थोड़ा सा बेसिक आपको हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। आपकी आर्ट एंड कल्चर में आपको ये जरूर फोकस करना चाहिए। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। रेट 2000 का नोट्स में सांची स्तूपा बना हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में है। 500 के नोट में रेड फोर्ट बना है जो कि शाहजहां ने बनाया था। ये बेसिक फैक्ट्स है इन चीज़ों के बारे में, और आप पढ़ सकते हैं। इतना तो आपको याद ही रखना है, इसके अलावा भी कुछ बेसिक पढ़ सकते हैं। लायन एम्बलम, अगर आप नोट देखेंगे तो उसमें एक लायन एम्बलम बना होता है, तो वो कहाँ से आया था? सारनाथ पिलर जो कि यूपी में बेस्ड है, वहाँ से आया था। ये सब चीज़ें आपको जब समझ आएंगी, जब आपको हिस्ट्री आपने क्लियर कर ली होगी। तो अगर नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, सिर्फ याद कर लीजिए, और जब हिस्ट्री आएगी तो उसमें क्लियर कर लीजिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ पे मेंशन्ड है? मुंडका उपनिषद में। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए काम आ जाएगा आपको। इसके अलावा लैंग्वेजेस, ये अच्छा टॉपिक, ये अच्छी बात फैक्ट है, आपको जरूर याद रखना चाहिए। 8th शेड्यूल इंडिया का, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें शेड्यूल्स के बारे में बताया जाएगा आपको। 8th शेड्यूल में सारी लैंग्वेजेस लिखी गई जो इंडिया में एक्सेप्ट की गई हैं एज ऑफिशियल लैंग्वेज। सो हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि 8th शेड्यूल में, लेकिन हम करेंसी नोट में सिर्फ 17 का यूज़ करते हैं। 15 रिवर्स में होता है, और इंग्लिश एंड हिंदी जो होता है आपका फ्रंट साइड में होता है, इसको अपर्स भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर 17 लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है नोट्स में। अब डिमोनेटाइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है कि होलसेल विड्रॉल ऑफ करेंसी नोट फ्रॉम सर्कुलेशन। कि आपका डिमोनेटाइजेशन का सिंपल मतलब हुआ जो कि किसी भी नोट को एकदम से सर्कुलेशन से, मार्केट से उठा के उसे विड्रॉ कर लेना कि भैया ये अब मान्य नहीं है। ऐसा हो चुका है इंडिया में पहले भी। जो लेटेस्ट हुआ था वो है 8 नवंबर 2016 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स को हटा दिया था सर्कुलेशन से। सो अब लास्ट चीज़, मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर 90% लोग तो इस चीज़ को करने वाले नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा जो भी 90% या 99%, मैं सच बताऊं तो आप में से कोई करेगा नहीं इसको, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपके IAS बनने के चांस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखे होंगे उनसे। सो ऐसे इस टॉपिक पे बहुत अच्छा ऐसे बन सकता है, और जो मैंने अभी आप तक को पढ़ाया है इसका आप यूज़ कर सकते हैं उस ऐसे में। मनी के ऊपर, मनी इज़ नॉट अ रूट ऑफ ऑल इविल, ग्रीड इज। मनी से ही सारी बुराइयाँ नहीं आती, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है आपकी लालच में। इसके ऊपर एक ऐसे लिखिए। अगर आप ऐसे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट उसका इंट्रोडक्शन लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, और कॉपी में जरूर लिखिए। ऐसे ही एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे तो सबका भला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और बुरा लगा तो कमेंट करके बताएं कि आपको बुरा क्या लगा, क्या कमी रह गई। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।